नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के बारे में। ये वही दस्तावेज है जो एक तरह से भारत के ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप को तय करता है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई भारत में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसका पक्का एकदम ऑफिशियल जवाब कहाँ मिलेगा? क्या ये बस एक जनरल नॉलेज का सवाल है या फिर इसका कोई पक्का सोर्स भी है? तो जवाब बहुत सीधा है। ये जानकारी आपको मिलेगी भारत के संविधान की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट स्केड्यूल में। तो ये सिर्फ जीके की बात नहीं है, ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पहली अनुसूची आखिर है क्या चीज़। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो फर्स्ट शेड्यूल एक लिस्ट है। इसमें दो मेन चीज़ें हैं। पहली, भारत के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम, और दूसरी, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का एरिया कहाँ तक है, मतलब उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। आप कह सकते हैं कि ये भारत का ऑफिशियल मैप ही है, बस शब्दों में लिखा हुआ। तो आज की तारीख में इस शेड्यूल के हिसाब से भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है। यही है ऑफिशियल गिनती जो सीधे हमारे संविधान से आती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इस शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, और ये जुड़ा है यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ होने के आइडिया से। हमारे संविधान का पहला ही आर्टिकल कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर ये जो संघ या यूनियन शब्द है ना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। इसका एक बहुत खास मतलब है। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे समझाया था। उन्होंने कहा कि राज्यों का संघ का मतलब ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब हमारा जो यूनियन है वो अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या इसका मतलब ये है कि राज्यों की बाउंड्रीज भी हमेशा के लिए फिक्स्ड है? असल में नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन राज्यों में बदलाव होता कैसे है। हमारे संविधान का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ी पावर देता है। वो पावर ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी मौजूदा राज्य का नाम बदल सकती है, उसका एरिया घटा या बढ़ा सकती है, या फिर उसकी बाउंड्रीज को भी बदल सकती है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले, ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन जरूरी है। दूसरा, बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजा जाता है जिस पर असर पड़ने वाला है, ताकि वो अपने विचार बता सकें। और तीसरा, बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। राज्य की विधानसभा जो भी राय देती है, पार्लियामेंट उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब फाइनल डिसीजन सेंटर का ही होता है। ये हमारे फेडरल सिस्टम का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। और यहीं पे आर्टिकल 4 एक और इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो ये साफ करता है कि राज्यों को बदलने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे आर्टिकल 368 के तहत एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसे पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से ही किया जा सकता है, और यही चीज़ इस पूरे सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बना देती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए एक बिल्कुल रीसेंट और बड़ा उदाहरण देखते हैं, जम्मू और कश्मीर का। तो हुआ ये कि 2019 में पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। ये कानून गज़ेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ, और बस यही वो लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने फर्स्ट शेड्यूल को बदलने का रास्ता तैयार कर दिया। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, पहले स्टेट्स की लिस्ट में 15 नंबर पर जम्मू और कश्मीर का नाम था। इस एक्ट के बाद उस एंट्री को वहां से हटा दिया गया, और उसकी जगह यूनियन टेरिटोरीज की लिस्ट में 2 नई एंट्रीज जोड़ दी गईं, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पार्लियामेंट के एक कानून ने सीधे सीधे फर्स्ट शेड्यूल को बदल दिया, और इस तरह भारत का पॉलिटिकल मैप ऑफिशियल तौर पर फिर से बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? ये पूरा प्रोसेस हमें इंडियन फेडरलिज्म के बारे में क्या सिखाता है? पार्लियामेंट की ये जो शक्ति है ना, कि वो राज्यों की बाउंड्रीज, उनके नाम और यहाँ तक कि उनका स्टेटस भी बदल सकती है, ये इंडियन फेडरलिज्म के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल को दिखाती है।
और वो प्रिंसिपल इस एक पावरफुल लाइन में छुपा है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक देश के तौर पर अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। मतलब पार्लियामेंट बदलती ज़रूरतों के हिसाब से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कल्चरल, उन्हें फिर से ऑर्गेनाइज कर सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। केंद्र के पास राज्यों की सीमाओं को बदलने की ये जो ताकत है, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बैलेंस को कैसे प्रभावित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।